नमस्कार जी जनाब, बातों बातों में गोयल जी, इस देश में एक नई राजनीतिक हलचल हुई और 2014 के बाद से एक पार्टी सत्तासीन हुई और उसने ये मैसेज दिया कि ये देश अब विपक्ष मुक्त होना चाहिए। विपक्ष में कांग्रेस थी, तो बोला वो राजनीतिक दल कि देश अब कांग्रेस मुक्त होना चाहिए, और धीरे धीरे उस पे काम करते हुए एक राजनीतिक दल आगे बढ़ने लगा। देश में कुछ लोगों की व्याकुलता इस ओर बढ़ गई कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कैसे एक स्वस्थ विपक्ष का निर्माण किया जाए और बिना विपक्ष के कैसे लोकतंत्र हो सकता है, कैसे चल सकता है, इसकी कल्पना भी लोग कैसे कर सकते हैं। कुछ लोगों ने इसके लिए गंभीरता से लिया और कुछ राजनीतिक दल इसके लिए आगे आए। देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी, जिसको लीड राहुल गांधी कर रहे थे, उन्होंने एक मृतप्राय कांग्रेस में हवा भरने की, ऑक्सीजन देने की कोशिश की और उन्होंने एक यात्रा निकाली जो साउथ से लेके और नॉर्थ तक आनी थी। 2 चरणों में यात्रा निकाली गई। यात्रा का समर्थन उनको उम्मीद से भी ज्यादा मिला और एक जनमानस तैयार हुआ। उसके बाद ये ऐलान किया गया कि एक नया विपक्षी गठबंधन बनाया जाएगा, जिसका नाम इंडिया INDIA रखा गया और इंडिया की शुरुआत हो गई। लेकिन अपने जन्म के साथ साथ भी इंडिया जो गठबंधन था INDIA, वह हमेशा प्रासंगिक बना रहा, क्योंकि उसके दल इकट्ठे होते, फिर अपने अपने स्वार्थ में, या चूंकि उसमें बहुत सारे क्षेत्रीय दल मिले हुए, तो वो छोटे छोटे दल अपने स्वार्थ के लिए, एक कहावत है कि मेढकों को तौलना कठिन होता है, इसी तरह से उनको इकट्ठा करना कठिन हो गया। और आज उसका परिणाम ये है कि INDI का भविष्य क्या है। सत्तासीन दल लगातार अपनी विजय यात्रा पर है। एक पार्टी उसको मजबूती से विरोध करती है, संसद से लेकर सड़क तक। क्षेत्रीय दल भी अपने यत्र तत्र सर्वत्र करते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे सब शिकार होते रहते हैं। गोयल जी, कैसे देखते हैं आप इन अभी हाल में जो चुनाव हुए 5 राज्यों को, इसके बाद क्या भविष्य देखते हैं आप इंडिया गठबंधन का? पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने इस विषय पर मेरी सलाह या मेरी राय जानने की कोशिश की, और मैं अपनी भरपूर कोशिश के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इंडिया ब्लॉक का भविष्य क्या होने वाला है। देखिए, इंडिया ब्लॉक की जो, या इंडिया गठबंधन की जो शुरुआत हुई, उसको नीतीश कुमार की भूमिका सबसे बड़ी है। नीतीश कुमार ने शुरुआती दौर में इंडिया ब्लॉक को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई बड़े नेताओं से उन्होंने मुलाकात की। अब पहली मीटिंग में वो बेंगलोर में मौजूद भी रहे। उसके बाद से उनकी जो संग्रह भंग हुई, उनको कुछ लगने लगा कि मैं अलग ही रहूं तो ज्यादा सही रहेगा, या उनको किसी ने इसके लिए संयोजक पद की बात पे कह दिया कि आप इंडिया ब्लॉक के संयोजक पद पे बने। इस बात को लेकर पूरे विपक्ष में सहमति नहीं बन पाई। इस बात को लेकर नीतीश कुमार को ज्यादा ही उत्साहित थे, तो वो उन्होंने अपने आप को बैक कर लिया। उसी कड़ी में ममता बनर्जी भी थी। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, शरद पवार, इन सब लोगों के साथ में नीतीश कुमार, ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की जो पहल की थी, पहली बैठक के बाद से ही सबके सुर बदलने लगे। क्योंकि नीतीश कुमार पिछले 20 साल से आपके बिहार में मुख्यमंत्री पद से हैं, और वो अपने आप को अजेय समझ रहे थे और कुछ मामलों में सही भी थे।
कि 20 साल से उनको कोई हिला नहीं पा रहा है। यही कुछ कमियाँ आपकी ममता बनर्जी की थी कि ममता बनर्जी भी सोचती थी कि पश्चिम बंगाल में कोई दूसरी पार्टी की सरकार आ ही नहीं सकती है। तो अब अब आप बात करते हैं कि इंडिया गठबंधन का वजूद क्या रहने वाला है। देखिए, कोई माने या ना माने, पिछले 5-7 साल में राहुल गांधी का कद बहुत बढ़ गया है। अब लोग पहले जैसे राहुल गांधी के बारे में अफवाहें उड़ाते थे कि पप्पू है, बेवकूफ है, यानी कुछ भी कहने में, लेकिन जब से भारत जोड़ो यात्रा 2 चरणों में हुई, तब से उनकी इमेज में काफी बदलाव आया और उनके बोलने चालने में भी काफी अंतर आया। जब से वो एलओपी बने हैं राज्यसभा में, संसद में, लोकसभा के एलओपी बने हैं, तब से देखा जा रहा है कि सरकार को वो किसी भी खास मुद्दे पर घेरने में बाज नहीं आते हैं। पूरी तरीके से उनका हमला प्रधानमंत्री को होता है या सरकार पे होता है। ऐसी बात कोई भी नेता आप देख लीजिए, देश के बहुत सारे नेता हैं, चाहे वो शरद पवार हो या आपकी ममता बनर्जी हो या अखिलेश यादव को तो छोड़ दीजिए, क्योंकि अखिलेश का सुर लोकसभा में सुनाई देता है। तो कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि कांग्रेस के वजूद में भारत जोड़ो यात्रा का बड़ा अहम रोल रहा। कांग्रेस काफी मजबूत हुई। ये बात दूसरी है कि सरकार वो बचा नहीं पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी इतनी तिकड़में लगाकर उनकी सरकारों को हड़प लेती है। तो पहले तो अपने विधायक को जिताएं, अपने सांसदों को जिताएं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के चोरों से उनको बचाएं। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है। तो ये कहना कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राहुल गांधी के नेतृत्व में इन सभी इंडिया ब्लॉक के नेताओं या पार्टियों को आना ही होगा। कारण ये है कि एक एक करके भारतीय जनता पार्टी ने सारे विपक्षी दलों के किले ढा दिए हैं। ममता बनर्जी को जिस तरीके से साम दाम दंड भेद नीति अपनाकर ममता बनर्जी की सरकार को इन्होंने हिल्ले लगा दिया और वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। ऐसा ही कुछ साउथ में देखने को मिला। एमके स्टालिन को ये विश्वास था कि उनकी सरकार फिर से वापसी करेगी, इसी वजह से वो कांग्रेस के साथ में थे। लेकिन कहीं जब बात आती कि राहुल गांधी को अपना नेता मानने में, तब उनके साथ में ये दिक्कत आ रही थी कि राहुल गांधी को नेता मानने के लिए पसोपेश में थे। वहीं दूसरी तरफ अब ममता बनर्जी की सरकार चली गई, उनके ताजिए ठंडे हो गए, एमके स्टालिन के ताजिए ठंडे हो गए, उद्धव ठाकरे के ताजिए ठंडे हो गए। सबके जितने बड़े बड़े नेता थे उन सबको लेकर अब इंडिया ब्लॉक का वजूद बचाना है, तो राहुल गांधी को इनको अपना नेता मानना होगा। कारण ये है, कांग्रेस की 5 प्रदेशों में सरकार भी है और क्षेत्रीय दल तो क्षेत्रीय दल है। अगर अपने प्रदेश में भी अगर सरकार चला रहे तो उनका नेशनल लेवल पे कोई स्कोप नहीं है। तो जहां अगर इंडिया ब्लॉक बचाना है तो राहुल गांधी को अपना मुखिया मानना उनकी मजबूरी है। आप मेरे ख्याल से आप सब समझ गए होंगे कि इंडिया ब्लॉक की जो जान है वो राहुल गांधी है। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आपने इशारा किया कि देश का सबसे बड़ा दल है। हालांकि वो उनकी सरकारें धीरे धीरे कम होती जा रही, लेकिन आज भी उनका वोट प्रतिशत सबसे ज्यादा है, लगभग हर स्टेट में उनकी प्रेजेंस है। हालांकि उनका संगठन धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है और जो क्षेत्रीय दल अदर अदर स्टेट में बढ़ोतरी पर हैं, वो अपनी सरकारें बना रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दलों को लगने लगता है कि हम भी राजा बन सकते हैं, हम भी इसके अध्यक्ष बन सकते हैं। लेकिन उनको सोचना चाहिए कि आपकी प्रेजेंस एक स्टेट में होती है या एक से निकल के 2 या 3 स्टेट में हो सकती है, वो भी इक्का दुक्का, इससे ज्यादा होती नहीं है। इस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया ब्लॉक
की तरक्की या इंडिया ब्लॉक का सफलता उसी में होगी जब एक देश की सबसे बड़ी पार्टी के उसका मुखिया माना जाए और उसमें सभी दल मिलके, जो उसके घटक हैं वो सभी दल मिलके उसका साथ दें। और एक चीज और है कि जब अगर आप एक मजबूत विपक्ष देश लेवल पे देना चाहते हैं एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, तो आपके अपने निजी हितों को थोड़ा मारना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। आपको अपने टिकटों के बंटवारे में एहतियात बरतनी पड़ेगी, आपको उनको शेयर देना पड़ेगा, तभी एक सशक्त इंडिया गठबंधन की कल्पना की जा सकती है। लेकिन अब गोयल जी, पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी भी पूरी तरह से इंडिया ब्लॉक में नहीं थी। कई बार ऐसे मौके आए जब, जैसा कि आपने कहा कि उन्होंने इंडिया ब्लॉक का साथ नहीं दिया और अपनी एक राह अलग पकड़ ली। लेकिन अब बंगाल चुनाव के बाद उनको भी सचेत हो जाना चाहिए, उनको भी समझ आ जाना चाहिए कि अब अगर मजबूत विपक्ष देना है तो हमें साथ रहना पड़ेगा और अपने निजी स्वार्थ को भी हमको समझना पड़ेगा, हमको त्यागना पड़ेगा। आप क्या मानते हैं, उत्तर प्रदेश में जो क्षेत्रीय दल है वो है समाजवादी पार्टी, और उनको आज उनको ये है कि वो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा उनके सांसद हैं तीसरे नंबर पे, तो कहीं नहीं कि उनको ये गुमान हो सकता है कि हमको महत्वपूर्ण भूमिका दी जाए। अभी तक के व्यवहार से उनके मुखिया जो अखिलेश यादव हैं, उससे लगता तो नहीं है कि वो इंडिया ब्लॉक को कमजोर करेंगे, लेकिन अब आने वाले चुनाव में पंजाब और उत्तर प्रदेश ही हैं जहां पे इंडिया ब्लॉक की सफलता असफलता की इबारत लिखी जाएगी। कैसे देखते हैं आप इसको, उत्तर प्रदेश और पंजाब को? देखिए, राहुल गांधी और अखिलेश यादव पिछले काफी समय से, पिछले लोकसभा चुनाव से पहले से एक एक सुर में बात करते हैं। तो जहां तक मेरी सोच और समझ है, राहुल गांधी और अखिलेश यादव का जो गठबंधन है या आपसी तालमेल है, वो यूपी में बरकरार रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव अभी इतने महत्वाकांक्षी नहीं है कि वो प्रधानमंत्री के उस पे वो अपना दावा ठोक सके। और वहीं राहुल गांधी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार होती है, उसी सरकार का मुख्य प्रधानमंत्री केंद्र में आता है। ये सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री पद का जो रास्ता है वो यूपी से होकर जाता है, सबसे ज्यादा सीट होने की वजह से। तो यूपी में अगर बढ़िया तरीके से काम किया जाएगा तो निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन को फायदा हो सकता है। और फिर राहुल गांधी यूपी के चीफ मिनिस्टर तो बनने से रहे, वो तो अखिलेश यादव को यूपी में मुख्यमंत्री के रूप में दे वो करेंगे, प्रपोज करेंगे। कारण ये कि उनका कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो कि यूपी में इतना प्रभुत्व रखता हो, जहाँ की उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी नेक टू नेक है। भारतीय जनता पार्टी जितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ती है और अखिलेश यादव जिस तरीके से लड़ते हैं, उनका अच्छा खासा संगठन है, वो बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास संवैधानिक शक्तियां हैं, जांच एजेंसीज है, और सबसे बड़ी चीज है चुनाव आयोग उनके कहे अनुसार काम करता है। तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है तो बहुत मजबूती के साथ, बिना किसी भेदभाव के, आपस में इंडिया ब्लॉक के नेताओं को एकजुट होना पड़ेगा, तभी यूपी में अखिलेश यादव की सरकार बन सकती है। फिलहाल तो यही कहा जा सकता है, वहां नेक टू नेक है। भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ये बात दूसरी है कि आपस में उनके कलह दिखती भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस खाई को, आपसी कलह को मिटाने में पूरी तरीके से जुटी हुई है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण प्रदेश है और जिससे होके दिल्ली का रास्ता निकलता है, इसमें कोई शक नहीं, यही कहा भी जाता है। लेकिन अभी जो 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और लोग इस बात की शंका जाहिर करने लगे हैं गोयल जी कि
संभव है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी का गठबंधन ना हो सके। इस प्रयास में लोग हैं, कुछ सांसद जो कि कांग्रेस की तरफ से, कुछ सांसद इधर से भी, या तो उनको कहा जाए ये स्लीपर सेल हैं दोनों पार्टियों के, जो खेल को बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन ऐसी अफवाहें उत्तर प्रदेश में यत्र तत्र सामने आने लगी हैं। कभी कोई सांसद बोल पड़ता है, जैसे कि वहां पे जब मध्य प्रदेश में इलेक्शन थे तो वहां से एक वहां के नेता जो बोल पड़े थे कि कौन अखिलेश वखिलेश, जो महत्वपूर्ण नेता थे, क्या नाम उनका मध्य प्रदेश में जो लीड कर रहे थे, जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे? अभी तो फिलहाल जीतू पटवारी अध्यक्ष हैं वहाँ के। हाँ, अध्यक्ष हैं कमलनाथ। हाँ। कमलनाथ ने कह दिया था तो कौन अखिलेश, जिसका असर ये पड़ा कि अखिलेश मध्य प्रदेश में चुनाव लड़े और वो प्रचार करने यूपीए का प्रचार, वो यूपीए या इंडिया गठबंधन का प्रचार करने गए ही नहीं। तो यहाँ भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह का काम कर सकते हैं। ये तो दोनों नेताओं को सोचना पड़ेगा, दोनों नेताओं को बड़ा मन बनाना पड़ेगा कि अगर एक इंडिया को मजबूती देनी है तो कुछ हित अखिलेश को भी अपने छोड़ने होंगे, और राहुल गांधी तो छोड़ने को तैयार ही है, क्योंकि उनके पास खोने को कुछ है ही नहीं, उनको तो पाना है, उनको भी झुकना पड़ेगा, उनको झुकना भी चाहिए। इंडिया ब्लॉक के नेताओं को ये सोचना है, अगर अपनी राजनीति बरकरार रखनी है तो आपको अपना अहंकार छोड़ना होगा, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे आपके अखिलेश यादव हो। उन सबको साथ लेके चलने की नीति बनानी होगी। राहुल गांधी अगर ये सोचे कि हमारा 20 साल पहले वाला रुतबा कायम रहे तो अब वो समय नहीं रह गया। यही अहंकार इनको ले डूबा। जो पिछले 2014 में चुनाव हारे, वो यही अहंकार की वजह से हारे। लेकिन अब 12 साल हो चुके हैं इनको अज्ञातवास काटते हुए। तो कांग्रेस के भी ये समझ लीजिए कि कष्ट बल सब इनके खुल चुके हैं, रस्सी जल चुकी है, अब वो ऐंठन भी नहीं रह गई। तो निश्चित तौर पे इंडिया ब्लॉक रहेगा, तभी बदलाव हो सकेगा, वरना भारतीय जनता पार्टी किसी को बख्शने वाली नहीं। जी, वही मेरा भी मत यही है कि आपको अपने वो मूल समस्या आती है सीटों के बंटवारे पे, आपको देखना पड़ेगा, आपको कुछ सीटें छोड़नी भी पड़ेंगी, वहां पे कंप्रोमाइज भी करना पड़ सकता है। और जो इंडिया ब्लॉक का कन्वीनर है उनको भी सोचना पड़ेगा कि वो, जैसा कि आपने कहा कि वो वाली अब स्थिति नहीं है। तो अगर एक सच्चे मन से और बड़े मन से, थोड़े बड़े दिल से लोग डिसीजन लेंगे, ये लोग जो क्षेत्रीय दल हैं और जो कन्वीनर रहेंगे इंडिया ब्लॉक के, तो शायद ये संभव हो पड़े कि 2027 में वो कुछ अच्छी पारी खेलें, और जिसका परिणाम देखने को 2029 में मिलेगा, और एक इंडिया गठबंधन सशक्त विपक्ष के रूप में काम कर सकता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गोयल जी।